हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो एक हमने जो मौर्य वाला यानी कि अशोक के बारे में पढ़ा था, तो वो चैप्टर उसमें क्या था, अशोक के एम्पायर के बारे में दिया हुआ था, एम्परर के बारे में। और ये चैप्टर इसमें क्या एम्पायर नाम आ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं तुमसे कि क्लास 6 हिस्ट्री के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। तो जितना ध्यान से आपने मेरा वो चैप्टर देखा था या आपने जिससे भी पढ़ा था, आज उतनी ही ध्यान से इस वीडियो को और इस चैप्टर को समझना, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एक ब्रिज का काम करेगा। यानी कि और किसके बीच में? क्लास 6 से लेके क्लास 7 की हिस्ट्री के बीच में ये सबसे बड़ा ब्रिज है। इसको अच्छे से समझ गए। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि इस चैप्टर में भरपूर कहानियां हैं, कुछ भी फैक्चुअल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। अब कहानियां थोड़े से कनेक्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर हो हिस्ट्री का या किसी का भी, उसको आराम से 30-35 मिनट में अच्छे से क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वेरी वेरी वार्म वेलकम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मौर्यन एम्पायर तक के बारे में। अगर आपको पहले आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मौर्य एक राजा था, जिसमें क्या अशोक सबसे बड़ा राजा था। मौर्य एक डायनेस्टी थी, यानी कि फैमिली ऑफ किंग्स। ठीक है, उसको कहते हैं डायनेस्टी। ठीक है, वो खत्म जब हुई उसके बाद बीच में कोई नहीं आया, और उसके बाद अगली जो एक बड़ा राजा आया और एक बड़ी डायनेस्टी यानी कि फैमिली ऑफ रूलर्स आई। वो कौन सी थी? वो थी गुप्त डायनेस्टी, आपकी गुप्त। तो इस चैप्टर में आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे, और उसके साथ साथ उस समय कौन कौन से और राजा थे उनके बारे में पढ़ोगे, और थोड़ा सा गुप्ता के आगे के बारे में पढ़ोगे, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत मजेदार और अच्छा चैप्टर। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तो सबसे पहले अरविंद के बारे में देख लेते हैं। अरविंद एक लड़का है जिसको स्कूल में राजा वाजा बनने के लिए चूज किया गया। वो बड़ा खुश था कि भाई चौड़ में चलेगा तो अपनी मतलब रोब जो पीछे आप पहनते हैं ना, और अपनी मूछें उठाएगा, क्या एकदम चौड़ में। ठीक है, गस्टो यानी कि बहुत ही हर्षोल्लास, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, मतलब एकदम जोश में। बट उसको पता चला कि भाई कि उसको राजा बनने के बाद वीणा बजाना है। तो वो बेचारा बड़ा चकरा गया कि यार ऐसा कौन सा राजा जो म्यूजिक बजाता है, तो बड़ा चकरा गया। तो चलो देखते हैं वो राजा कौन सा था। उससे पहले हमारे टॉपिक का नाम है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अरविंद को क्या बनाया गया था? समुद्रगुप्त बनाया गया। अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था भैया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रूलर था। समझ लो, ये वो रूलर था जिसने अशोक के बाद, जिसमें इतनी पावर थी कि वो अशोक के बराबर तो नहीं एग्जैक्ट, पर उससे थोड़ा कम, उसके लगभग बराबर का साम्राज्य ये बना पाया था। तो इतना बड़ा पावरफुल रूलर था, एक फेमस रूलर था, डायनेस्टी नोन एज गुप्ता। तो गुप्ता डायनेस्टी थी। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमें इसके बारे में पता कैसे चला, अशोक के बारे में? भैया हमको याद है, हमने पढ़ा था कि हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं बेटा? इंस्क्रिप्शन जब आप पत्थर पे या किसी भी मेटल पे कुछ लिख देते हो, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके भैया, तो समझ में आ गया। तो ठीक उसी तरीके से हमको एक बहुत ही लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है, काफी लंबा है, जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद में एक अशोकन पिलर है, यानी कि एक ऐसा पिलर जिसको अशोक ने बनवाया था, पर उस पर लिखाई कर दी समुद्रगुप्त ने, उसने अपने लिखवा दिया अपने बारे में। उस पे जो चीजें लिखी हुई हैं उससे हमको सब कुछ पता चल जाता है। किसके बारे में? आपके समुद्रगुप्त के बारे में। क्लियर हुआ? इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरिसेना। तो उस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो किसने लिखा था? हरिसेना ने लिखा था। ये चीज आपको याद रखनी है, हरिसेना ने। हु वॉज द पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अब हरिसेना नाम आप इस चैप्टर तक याद रखना कि वो पोएट तो था क्योंकि उसने लिखा था, मिनिस्टर भी था। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रखना अपने मन में। और समुद्रगुप्त के कोर्ट में था। द इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड। अब इंस्क्रिप्शन तो कुछ भी हो सकता था भैया, जो पत्थर पे लिख दो। हाँ बेटा देख, सही है, बट यहां पे बात चल रही है एक स्पेशल तरीके के इंस्क्रिप्शन की। भैया वो कौन से? वो है बेटा देख, प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि किसी की तारीफ करना। तो प्रशस्ति उस टाइम पे, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, बड़ी फेमस एक चीज थी, जिसमें क्या था? राजा के बारे में आप जितना मक्खन लगा सको, एज अ पोएट, एज अ राइटर, एज अ आर्टिस्ट, उतना लगा दो। राजा खुश, पैसा पैसा अंदर। समझ रहे हो? मतलब राजा को आपको खुश करने के लिए आप राजा के लिए जितना बढ़ चढ़ के लिख सकते हो, एक ऐसा ट्रेंड आ गया था। तो उसे ही कहते हैं प्रशस्तीज लिखना। प्रशस्तीज यानी कि किसी की तारीफ में लिखना। जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में लिखा था हमने प्रशस्तीज में, उनकी मां ने लिखवाया था। ठीक है,
तो चलो अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है आके उसमें भैया ऐसा क्या लिखा हुआ है। देखो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इवन गुप्त साम्राज्य के बारे में, बट स्पेशली उस टाइम पे जब समुद्रगुप्त था, ना उसके पहले का ज्यादा ना उसके बाद का ज्यादा, ये भी समझ के रखना। चलो लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त's प्रशस्ति टेल्स अस। तो चलो देखते हैं। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म। तो ऑफ कोर्स प्रशस्ति है तो किंग की ग्लोरी तो होगी। उसने क्या लिखा है कि वो एक वॉरियर था, अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन द बैटल, एक ऐसा राजा जो हमेशा जीता है, हु वाज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, वो बहुत ही ज्ञानी और एक बहुत अच्छा पोएट भी है। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। इवन इतनी उसने तो तारीफ लिख दी कि उसने उसको भगवान के बराबर उपाधि दे दी लिखते समय। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। जो प्रशस्ति है वो बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस में लिखी हुई है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हो कि क्या कि स्कार्स थे उसकी बॉडी, मतलब ये देखो पढ़ ही लेते हैं पूरा, ठीक है। Whose body was most charming, being covered with plenteous beauty of the marks of 100 scars caused by battle axes, arrows, spike, बहुत सारा कुछ, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो तारीफ में क्या कहना चाह रहा है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत चार्मिंग है, और किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पे बहुत से निशान हैं। कैसे निशान? कट वगैरह के, जो उन्होंने लड़ाई में जीतते समय अपने ऊपर हासिल हो गए हैं। अब मैप 7 देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या क्या नोटिस करना है। एक तो ग्रीन एरिया आपको नोटिस करना है और कुछ 7 रेड डॉट्स जो हैं वो नोटिस करने हैं, ठीक है। और आपको इसके अलावा पर्पल और ब्लू एरिया भी देखना है। चलो देख ही लेते हैं पहले मैप। तो हाँ जी देखो यहाँ मैप है, ये आपका ग्रीन एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा पिंक एरिया हो गया, ये आपका पूरा ब्लू एरिया हो गया, या मे बी इसे पर्पल का है जो भी का, ठीक है। और ये वो हो गए आपके सारे डॉट्स। ये मैंने कैसे छोड़ दिया, बट आई होप आप समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या पढ़ना है हमको। तो जी क्या था ये? द मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। हमें प्रशस्ति में जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि समुद्रगुप्त का जो राज्य था वो लगभग इतना बड़ा फैला हुआ था जितना ये आपको दिख रहा है, ये 3 पूरा मिला के, अलग अलग मत समझना, ठीक है। और हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। हरिसेन ने बताया कि उस समय के टाइम पे 4 अलग अलग तरीके के राजा हुआ करते थे। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त के टाइम पे। चंद्रगुप्त अभी आगे आएगा, समुद्रगुप्त। एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी, और उनकी पॉलिसी क्या थी, आइए जानते हैं। देखो अशोक तो आपको पता है लड़ता नहीं था, हमेशा पीस के रास्ते पर चलता था, बट अशोक की जो पॉलिसी ज्यादा दिन चली नहीं और राजाओं ने अपने हिसाब से फिर उसको चेंज कर दिया। तो देखो द रूलर्स ऑफ द आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन द ग्रीन ऑन द मैप। जो ग्रीन एरिया था ना आपका, उस वाले पूरे एरिया के जितने भी रूलर्स थे उन्हें शॉर्ट में क्या कहा गया? आर्यव्रत। Here there were 9 रूलर्स, उसमें 9 रूलर्स थे जो कि अपरूट कर दिए गए, यानी कि उनको पूरी तरह उखाड़ फेंका उस जगह से। यानी कि ये मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, यानी कि इधर आपका तक्षशिला, कन्नौज, ये जो पूरा एरिया था ना, यहाँ के जो राजा थे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया गया, उनको मतलब छोड़ा ही नहीं, उनको पूरी तरह लपेट दिया। समझ में आया? तो आर्यव्रत यानी कि सेंटर वाला जो एरिया था वो पूरा गुप्ता वालों ने, समुद्रगुप्त ने अपने अंडर में लिया कि भाई यहाँ तो मैं राजा हूँ, मैं ही रहूंगा, किसी और को थोड़ी। अब तो रूलर्स ऑफ द दक्षिणापथ, दक्षिणी पथ कौन सी जगह थी? हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ दोज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। अब दक्षिणी पथ कौन सी जगह थी? जो थोड़ा साउथ में आपके, ये जो रेड डॉट्स है ना, ये वाले आपके दक्षिणी पथ वाले एरिया है। अब इनमें क्या स्पेशल चीज थी भैया, देखो मैं समझाता हूँ। Here there were 12 rulers, यहाँ पे 12 राजा थे। Some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to the समुद्रगुप्त after being defeated and he then allowed them to rule again. अब देख भाई ऐसा है, इंडिया छोटा तो मतलब इतना छोटा तो है नहीं कि तुमने यहाँ पे जाके कहीं पे जाके लड़ाई जीत ली, पर अब तुम्हें यहाँ से इतना लंबा रूल नहीं चला सकते। तो उसने क्या करा? उनको लपेट दिया, हरा दिया, बट उनको अपनी जगह पे रूल करने दिया। वो उनके अंडर में, अब वो किसके अंडर में? अब वो समुद्रगुप्त के अंडर में हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो चलाया उसने आपका दक्षिण पथ में। द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गणासंघास इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन द पर्पल मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। अब देखो हर क्लास में तुमने देखा है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चापलूस होते हैं, है ना, टीचर के एकदम चमचे होते हैं। तो ये वाला जो पूरा एरिया था ना, एक मिनट साफ कर देते हैं इसको, काफी खिचपिच हो गई है। तो ये वाला आपका जो पूरा एरिया है, ये जितना आपको दिख रहा है, यहाँ के सारे राजा, क्योंकि भैया राजा यहाँ रहता था, खुद सोचो, तो उन्हें पता है राजा कितना पावरफुल है समुद्रगुप्त, सुअर भर दे, मतलब हालत खराब कर देगा 2 मिनट में। तो इसीलिए वो लड़ना चाहते नहीं थे। तो उन्होंने लड़ने से पहले ही क्या करा? अरे सर आप तो महान है, आप ये लो गिफ्ट लो, और बताओ क्या लो। तो उन्होंने क्या करा? एकदम चापलूसी कर दी राजा की, और राजा के लिए गिफ्ट लाए, पैसे भेजे, और उसका मतलब
उसके कोर्ट में उसके चेले चपाटे बन गए, मतलब उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से राजा के अंडर में अपने आप को डाल दिया। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन द ब्लू मैप परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशनास एंड शाकास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। इवन अब देखो भैया, एक राजा जिसने सिर्फ यहाँ के अपने राज्य को हराया, पहले तो आर्यव्रत के सारे, फिर वो जाके यहाँ पूरे दक्षिणापथ में सबको हरा के आया और उसके डर के मारे इतना एरिया पूरा उसके अंडर में हो गया। तो जब इतना कुछ हो गया तो ये जो इसके पास वाला एरिया था ये, या फिर श्रीलंका, ये यहाँ के राजाओं ने क्या सोचा, इन्होंने क्या सोचा, देखो भाई, इन्होंने सोचा इतना पावरफुल राजा है, इससे तो अच्छे संबंध बनाने चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे लड़ने की जगह संबंध बनाने की सोची। किस तरीके से, अपनी बेटियों की, अपनी बहन की शादियां करा के। यानी कि इधर का कोई राजा था तो वो हमेशा कोशिश करता था कि वो समुद्रगुप्त के एरिया में किसी भी छोटे मोटे राजा या किसी भी अच्छे राजा से अपनी बेटी की शादी करा दे, और इससे क्या हुआ, इससे समुद्रगुप्त के यहाँ पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल बन गया। तो इससे आपको समझ में आया चार क्या क्या अलग अलग तरीके के वो चल रहे थे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे एक मैप वर्क टाइप दिया हुआ है जिसमें आपको प्रयाग ढूंढना है, उज्जैन ढूंढना है, पाटलिपुत्र ढूंढना है, जो कि आपको आराम से देखेंगे क्या ये प्रयाग है, ये पाटलिपुत्र है, ये कन्नौज है और उज्जैन है। ठीक है, बस इसके अगर यहाँ पे दे रखा है तो समझ लो इसका मतलब इससे एक मैप क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार देख जरूर लेना। विक्रम संवत क्या था, देखो भैया एक चीज समझ लो, समुद्रगुप्त के बाद आपका जो अगला राजा आया था वो चंद्रगुप्त था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दे दिया, बस इसे कहते हैं विक्रम संवत। क्या टाइटल दे दिया, विक्रमादित्य। ये आपको याद रखना है। कौन से राजा ने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, वो था चंद्रगुप्त टू। अब हम पढ़ लेते हैं जेनियोलॉजीज। जेनियोलॉजीज क्या होता है, द स्टडी ऑफ फैमिली। क्या भैया, द स्टडी ऑफ फैमिली, यानी कि जिसमें हम फैमिली वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, कौन मम्मी, कौन दादा, परदादा, बेटा बेटा, ये सब। ठीक है, तो मोस्ट प्रशस्ति, कितना मुश्किल है यार बोलना, ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। अब ज्यादातर जो प्रशस्ति होती है वो हमेशा रूलर के एंसेस्टर्स को भी मेंशन करती हैं, यानी कि रूलर के दादा, परदादा, पापा, ये सब। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त's ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो इस वाली प्रशस्ति में किस किस के बारे में, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, इतने लोगों के बारे में। उनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था, कुमारी देवी, कुमारा देवी। ठीक है, और जो कि कौन सी थी, लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी गण आपको जगह थी जहाँ वज्जी क्लैन याद है, वहीं से हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। नहीं भी पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो, लिच्छवी गण एक टाइप के लोग थे जो वज्जी वाली जगह से आए थे और उनसे उन्होंने शादी करी थी, बस। ठीक है, इतना याद रखो। वाइल इस फादर, जिनका नाम था चंद्रगुप्त, फादर का क्या नाम था, चंद्रगुप्त, ये भी काफी बड़े रूलर थे, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने आप को महाराजा अधिराज की उपाधि दे दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है महाराजा का भी महाराजा, मतलब मेन महाराजा। ठीक है, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड, और सेम टाइटल आपका समुद्रगुप्त सर ने भी, आगे उनके बेटे ने भी यूज करा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजास, और बल्कि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर थे उनको सिर्फ, उन्होंने अपने आप को सिर्फ महाराजा की उपाधि दी थी। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये दिख रहा है कि धीरे धीरे वो जो फैमिली थी वो ज्यादा बड़ी एम्पायर बनती चली गई। और इसके बेटे जो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त टू, उसने अपने आप को क्या टाइटल दे दिया, विक्रमादित्य टाइटल दे दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन जेनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर। जेनियोलॉजीज का देखो मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन, जिसका सन कौन था, चंद्रगुप्त टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। सिंपल सी बात है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब एक प्रशस्ति लिखी जाती है तो वो हमेशा एक राजा को फोकस करके लिखी जाती है, ना कि उसके बेटे को, ना कि उसके बाप दादा को। ठीक है, तो उसमें इसका मतलब हमें जो बाकी उनके चंद्रगुप्त टू हैं या उनके पापा चंद्रगुप्त हैं उनके बारे में कैसे पता चला, कॉइन्स के बारे में, कॉइन से पता चला। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शन और बाकी कॉइन्स। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न्ड पीपल, अबाउट सम ऑफ देम यू विल रीड इन चैप्टर 11। तो देखो चंद्रगुप्त टू के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा और बता देता हूँ जितना इस एनसीईआरटी में है। वैसे अपन ज्यादा फालतू ज्ञान नहीं लेते, बट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये चीज समझाना। चंद्रगुप्त टू का जो कोर्ट था वो पहली बात उसके पापा ने उसको इतनी सारी पावर दे दी। बिल्कुल ये समझ लो जैसे अंबानी का बेटा कोई हो, अंबानी का बेटा बिजनेस में आएगा तो भाई उसको तो इतना बड़ा एम्पायर मिला है तो कुछ तो बढ़िया वो कर ही लेगा ना। वही बात थी चंद्रगुप्त के साथ, सब कुछ सेट करा दे दिया डैडी जी ने उनके। तो उन्होंने बस क्या करा, उन्होंने उसको और अच्छे से सिर्फ एक एक्सपीडिशन शाका, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या थे, एक बड़ी
अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको हरा दिया और वो वाली भी अपने अंडर में ले ली जगह। उसके अलावा माना जाता है कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में, माना जाता है क्या एग्जैक्ट, कालिदास नाम सुना है, आर्यभट्ट नाम सुना है, इस लेवल के हाईली लर्नड पीपल उसके कोर्ट में बैठा करते थे। 9 रत्न उसके कोर्ट में भी, 9 रत्न, जैसे अकबर तो बहुत बाद में आया, मेडिवल इंडिया के टाइम पे आया। ये हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो ये जो आप देख रहे हो जो आगे चीजें होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से कॉपीड है। सबसे पहले 9 रत्न का जो कॉन्सेप्ट था वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में था, क्योंकि 9 बड़े इंपॉर्टेंट लोग इसकी कोर्ट में थे, जिसमें से एक कालिदास और आर्यभट्ट भी थे। ठीक है, बस इतना ही इनके बारे में दिया हुआ है, आगे और आप चैप्टर 11 में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीनियर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ लोगे। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। अब ये हर्षवर्धन कौन है, आइए समझते हैं। While we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. कुछ की तो biographies तक लिखी हुई हैं, यानी कि कुछ लोगों ने उनके बारे में पूरी उनकी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago. देखो हर्षवर्धन किन के बाद आया था, गुप्त के बाद हर्षवर्धन आया था। यार ये नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, बेइज्जती मत करना तुम मेरी, कि नाम नहीं ले पा रहे भैया, पढ़ाने चले आए हैं, देखो समझो, ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन उनके बाद आया था, कैसे आया था ये भी अभी आप समझोगे। 1400 साल पहले उसने रूल करा था। वॉज वन सच रूलर, एक रूलर था, इस कोर्ट पोएट बानाभट्ट कौन था, उसका कोर्ट में पोएट था, उसने उसकी क्या लिखी है, बायोग्राफी, जिसका नाम था हर्षचरित्र। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, बानाभट्ट एक इंपॉर्टेंट नाम है, बायोग्राफी लिखी जिसका क्या नाम था, हर्षचरित्र। अब भैया हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि, हाँ इंपॉर्टेंट है, अभी देख कैसे, ठीक है। संस्कृत में लिखी थी, दिस गिव अस द जेनेलॉजी ऑफ हर्ष, इसमें हर्ष के बारे में सब कुछ होगा। एंड एंड्स अप हिज बिकमिंग किंग, और एंड होती है जब राजा वो फाइनली बन जाता है पूरे एरिया का। जुआनयांग कौन था, चाइनीज पिलग्रिम था, वो लोग चाइना के जो अलग अलग दुनिया भर में घूमते हैं ऐसे धर्म स्थलों पे, ठीक है। अबाउट whom you read in chapter 9 also spent a lot of time at Hirsch's court and left a detailed account on what he saw. तो जुआनयांग जो आया था, चाइनीज पिलग्रिम था, बुद्धिस्ट, वो आपके बुद्धा जी का वो करने आया था, उसने भी काफी कुछ लिखा। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। पहली बात तो हर्ष अपने बाप का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, वो छोटा बेटा था, फिर भी वो राजा बना, कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहली बात तो उसके जो पापा थे थनेसर एक जगह पड़ती यूपी के पास, मतलब इसी एरिया में, आपके सेंटर में, मिडिल में, वहां के राजा हुआ करते थे। बोथ हिज फादर एंड द एल्डर ब्रदर डाइड। हुआ क्या उसके, देखो कहानी से समझ लो, तो हुआ क्या, ठीक है। कन्नौज एक जगह है, आपने नाम सुना है, और ये थनेसर के राजा थे। तो थनेसर के राजा ने अपनी बेटी की शादी किनसे करा दी, उज्जैन के राजा से करा दी। ये उज्जैन कह रहा हूँ, कन्नौज के राजा से करा दी। कन्नौज के राजा पे एक बार हुआ अटैक हुआ, तो यहाँ से आपके थनेसर से एक तो राजा जी और राजा जी का जो बड़ा बेटा, ये दोनों गए लड़ने, और ये दोनों भी पिट गए और मर गए। क्या हुआ, आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, ये दोनों मर गए। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, उसका जो, भाई सिंपल सी बात है, जिससे शादी हुई वही तो राजा होगा, तो उनका जो कौन था, जीजा जी, वो वहां के कन्नौज के राजा थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, किन की तरफ से मारा गया था, बंगाल के रूलर ने उन्हें मार दिया था। उस समय हर्ष बेचारे थे 17 साल के, मतलब काफी छोटे थे, उनका 17th बर्थडे मन रहा था, ठीक है, उस टाइम की बात चल रही है। तो हर्ष तो बड़ा छोटा था, बट उसी टाइम पे उसने क्या अपने दिमाग में ये चीज ठान ली कि भैया अब हम सबका बदला लेके रहेंगे, चाहे दुनिया हो जाए इधर की उधर, क्या लेंगे हम, बदला। तो इसीलिए उसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करा, उसने टुक ओवर कर लिया किंगडम ऑफ कन्नौज। उसने क्या लिया, उसने सोचा थनेसर तो एक छोटी जगह थी, कन्नौज से शुरू करते हैं, कन्नौज का राजा वो खुद बन गया, और उसने अपनी आर्मी रूलर अगेंस्ट द बंगाल लड़ी, और वो कई बार, although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal also, he was not successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into Deccan but was stopped by a ruler belonging to Chalukya dynasty, पुलाकेशिन II। अब देखो इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो ये सिंपल सी बात है, उसने काफी अच्छी जगह लड़ी, इवन उसने बंगाल जहां से इतना उसका कलेश हुआ था वो जगह भी उसने जीत ली। बट एक बार क्या हुआ, वो आपका नर्मदा, जो कि जैसे ये आपका इंडिया है, तो इस जगह करीब नर्मदा नदी पड़ती है, उसको वो क्रॉस कर रहा था इधर से आते हुए। तो यहाँ पे आपके साउथ में चालुक्य डायनेस्टी थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, बड़ी डायनेस्टी है, उसका राजा था पुलाकेशिन II। ये भी बहुत बड़ा राजा है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बट समझो पुलाकेशिन II क्या कर रहा था, उस समय उसे पता चल गया कि ये राजा यहाँ आने वाला है, तो उसने क्या करा, उसने यही मौका लपेटा, उसने राजा को घेरा और सुअर भर दिया, राजा का सूद दिया, राजा को मतलब हरा दिया, ठीक है। आई होप मेरे वर्ड्स को आप सही ढंग से लोगे, मैंने तो गलती से बोल दिया, ठीक है, सॉरी। तो क्या करा उसने, राजा को बुरी तरह से
हरा दिया। और किसने हराया? पुलकेशिन 2 में, तो वहां पे हरा दिया। अब हर्ष तो बेचारे बड़े दुखी हो गए। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्ष की स्टोरी खत्म हो गई। पल्लव्स, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। यानी कि भैया देखो, अभी तक हमने नॉर्थ के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। नॉर्थ में गुप्त एम्पायर था, गुप्त के बाद हर्षवर्धन जी आ गए और हर्षवर्धन जी तो पिट भी गए। तो अब भैया कौन बचा? अब बात कर लेते हैं साउथ की। साउथ में क्या चल रहा था? तो पल्लव और चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी सेम समय पे पल्लव और चालुक्य सबसे बड़ी दो डायनेस्टी हुआ करती थी आपके साउथ में। द किंगडम ऑफ पल्लव्स स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। इस एरिया में फैली हुई थी। बस ये फैक्चुअल चीज आपको बस पता होनी चाहिए। while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra। तो चालुक्यास की जो डायनेस्टी थी वो मेनली कहाँ पे थी? रायचूर दोआब जो जगह है और उसके कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में। आईहोल क्या थी? जगह थी जो कैपिटल थी चालुक्यास की। चालुक्यास की कैपिटल की जगह का नाम क्या था? आईहोल। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। क्या थी? एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी। इसको हम अगले चैप्टर में भी और इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है? अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। इट डेवलप्ड एज ए रिलीजियस सेंटर। कैसे डेवलप हुआ? एक रिलीजियस सेंटर में, जहाँ पे बहुत सारे उसने मंदिर बनवाए। पल्लव किसने बनवाया? अभी पढ़ेंगे, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी आएगा। जो पल्लव और चालुक्य थे फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर। वो ये आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से कि कौन कौन ज्यादा अच्छा कर पाएगा। विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन 2। तो पूरे साउथ का आपका बेस्ट नोन राजा कौन है? पुलकेशिन 2, जिसने हर्षवर्धन की पिटाई करी थी, ठीक है? पुलकेशिन 2। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज्ड बाय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो भैया देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ ही क्या रहे हैं? अलग अलग प्रशस्ति के बारे में। तो इस बार एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसने लिखी थी? रवि कीर्ति ने लिखी थी। किसके बारे में? पुलकेशिन जो मन में आए वो बोलो, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन 2 के बारे में। और ये सच में काफी बड़ा राजा था। अभी देखेंगे कैसे। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर, जिसमें हमें उसके एंसेस्टर के बारे में भी पता चलता है, जो कि लगभग 4th जनरेशन से फादर टू सन चला आ रहा था। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। उसको कहां से मिला? उसके जो अंकल थे वो राजा थे, वो मर गए, तब पुलकेशिन 2 जो थे वो क्या बने? राजा बने। कैसे बने अभी और समझोगे। रवि कीर्ति क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी प्रशस्ति में क्या लिखा है? ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। आपके जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों में उसने खूब लड़ाइयां लड़ी, खूब मतलब बैटल्स लड़ी। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि हर्ष आ रहा, तो उसने हर्ष को आपका हरा दिया था। आपका हर्षवर्धन जो राजा था, जो कि इंपॉर्टेंट राजा था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। एक पोएम जो लिखी है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। हर्ष का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है? खुशी, खुशहाली। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। देखो भैया, राइटर लिखते थे तो कभी कभी व्यंग्यात्मक भी लिखते थे, यानी कि थोड़ा सरकास्टिक, है ना, मजाक उड़ाने वाला। तो इसीलिए उन्होंने क्या अपनी प्रशस्ति में लिख दिया, जब उसको पुलकेशिन ने हर्ष को हराया तो हर्ष जी नो लॉन्गर हर्ष रहे। यानी कि क्या थे वो? खुश। जो हर्ष का नाम था खुशी, तो एक तरह से क्या यूज करा? हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि खुश नहीं रहा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। उसने पल्लव किंग्स पे भी अटैक करा और वो इतना पावरफुल रूलर हो गया था कि जब उसने अटैक करा तो वॉल्स ऑफ कांचीपुरम की दीवारों के पीछे राजा से लेके सबके सब छुप गए थे। सोचो, इतना पावरफुल रूलर था वो। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट चालुक्य डायनेस्टी से तो वो था ही कौन? पुलकेशिन। वो शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री थी, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक चली नहीं। बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू द न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टी। और फाइनली आपकी जो राष्ट्रकूट और मेनली चोला डायनेस्टी जो थी, इन्होंने ही पूरे साउथ पे आपका मेन रूल, जो तो कहते हैं ना बड़ा पावरफुल डायनेस्टी बना पाए। तो चालुक्य ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7 में और डिटेल स्टडी करोगे। अब बात करते हैं कि जो आपके किंगडम्स हैं उस समय के टाइम पे, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव, ये सो ऊपर नीचे जो थे पूरे इंडिया में, वो उस समय के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता था। As in the case of earlier kings, land revenue remained important for rulers, ये ले लेते हैं, and the village remained the basic unit of administration। पहले के टाइम पे आपको पता है जो राजा थे वो लैंड रेवेन्यू आपका क्या करते थे, उससे अपना पूरा अपना देश बोल रहा हूँ, देश चलाते थे, अपने लोगों को सैलरी देते थे, लोगों से जमीन का टैक्स लेके। बट देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। उसके साथ बट कुछ अलग चीजें डेवलप हो गई। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु वर पावरफुल ईदर इकोनॉमिकली, सोशली, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस,
देखो क्या हुआ, धीरे धीरे जो ऐसी चीजें हुई, जो राजा था वो थोड़े थोड़े वीक होने लगे। मतलब पहले के यार राजा को ना पहले बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट कम हो गई, क्योंकि पावर जो है आपकी डेमोक्रेसी की तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। यानी कि पहले एक था राजा, राजा के पास तो दुनिया की सारी पावर, वो राजा कह दे ये मरेगा तो मरेगा, राजा कह दे ये जिएगा तो जिएगा, राजा ने कह दिया तो हो गया। धीरे धीरे राजा ने क्या बनाया, अपने मिनिस्टर्स बनाने लगे, तो पावर क्या होगी, थोड़ी थोड़ी मिनिस्टर्स के पास भी बंटने लगी। तो ये जो पावर का बंटवारा हुआ, इससे राजा वीक हो गए। और पहले राजा जो थे इतने लॉयल वो हो गए थे, रॉयल के, वो अपने घर से ही नहीं बाहर निकलते थे। तो धीरे धीरे लोग भी जो मिनिस्टर्स थे उनको ज्यादा पावरफुल मानने लगे थे। तो इस वजह से राजा जो है थोड़े थोड़े वीक हो गए, और राजा को किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी, अपने मिनिस्टर्स की, जो कि सोशली इकोनॉमिकली पावरफुल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप समझते हैं। सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। उस समय कुछ एक बहुत ही ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से पूरा आपका ये जो गुप्त डायनेस्टी थी और ये चोला डायनेस्टी कह रहा हूँ, नीचे जो चालुक्य डायनेस्टी थी, ये दोनों इतनी जल्दी क्यों हट गई? क्योंकि देखो, अगर आपको याद होगा तो लास्ट चैप्टर में हमने अर्थशास्त्र किताब के बारे में पढ़ा था। अर्थशास्त्र क्या किताब थी, जो चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य भी नाम था। उसने उसमें लिखा था कि कोई भी पोस्ट जो राजा के अंडर में होती है वो हमेशा किसके उस पर होनी चाहिए, किस बेस पे, मेरिट के बेस पे। ये चीज आज भी लागू होती है, यानी कि हेरिडेटरी कभी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि बाप दादा का कुछ है तो वो बेटे का भी हो जाए, क्या पता बेटा कैसा हो। तो ये चाणक्य ने लिखा था। अब लिखा तो था, पर राजा महाराजा पढ़ते ही नहीं थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ लेते तो फायदा हो जाता, देखो नहीं पढ़ा तो क्या घाटा हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, वो बना दिया हेरिडेटरी, यानी कि जो पावर, जैसे अगर बेटा मिनिस्टर है, पापा मिनिस्टर है, तो बेटा भी मिनिस्टर बनेगा, इस तरीके से। दिस मींस दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू द पोस्ट, यानी कि जो बेटे थे वो पापा की पोस्ट पे आ जाते थे। जैसे कि हरि सेन जो थे, आपने याद है पोएट जो था, क्या था, वॉज अ महादंड नायक। वो क्या था, महादंड नायक, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि कोई भी सजा देनी होती थी वो किसका काम था, हरि सेन का काम था, जो कि उसके पापा भी थे, उसके पापा थे, फिर वो उस पोस्ट पे आ गया। दूसरी चीज, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। अब राजा पता नहीं कौन से उस समय नशे में रहते थे, वो क्या करते थे, एक ही इंसान को, मतलब जिसने उनकी ज्यादा तारीफ कर दी। अब एग्जांपल से समझो, याद रहेगा। देखो भैया, हरि सेन जो था उसने क्या लिखी थी, प्रशस्ति लिखी थी, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। और इतनी बढ़िया लिखी कि राजा को भगवान ही कह दिया। जैसे पढ़ के राजा जी ओ चुम्मा एकदम, ओ मेरा यार, मेरा तू ही सब कुछ है। तो तू ही सब कुछ के चक्कर में उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने क्या करा, उसको महादंड नायक तो वो था ही था, उसके अलावा कुमार अमृत, मीनिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है, उसके अलावा एंड अ संधि विग्रहिका, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि ये भी तू, ऐसे ऐसे पावर ही बांट दी। तो ये एक तरह से क्या होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ है। क्या वर्ड आ गया एक नया, देखो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि जिनके पास इनडायरेक्ट पावर होती है। राजा पावर में, नाम इनका नाम हमेशा राजा का चलता है, बट फ्यूडल लॉर्ड्स धीरे धीरे इनके पास राजा के बराबर की पावर आने लगी। बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, और आपका सर्तवाह और द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवान्स। हुआ क्या, उस समय के टाइम पे थोड़ा थोड़ा नए, द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ कायस्थ और स्क्राइब। देखो उस समय शहर में भी थोड़े थोड़े लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनने लगे। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, राजा जो रूल करेगा, राजा ने क्या करा, लेवल कर दिया। सबसे ऊपर राजा के अंदर मिनिस्टर के अंदर में शहर के इंपॉर्टेंट लोग, और फिर प्रजा। तो ये कैसे था, तो देखो इसमें भी वो बट गई, सिस्टम बट गया। कैसे, तो जो नगर श्रेष्ठी थी, यानी कि चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, यानी कि जो एक हर शहर का एक मेन बिजनेसमैन, हेड ऑफ बिजनेसमैन, चीफ बैंकर, यानी कि पैसों का पूरा शहर का हिसाब किताब इसके पास रहता था, इसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, दूसरा द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारावांस, आपके जितने भी मर्चेंट यानी कि बिजनेस के कारावां, यानी कि जिनमें सामान जाता है ना, उसका जो लीडर था उसको आपका क्या, सर्तवाह, जो भी लिखा है, ठीक है, वो कहा गया। तीसरा था आपका प्रथम कुलिका, जो कि क्या था, चीफ क्राफ्ट्समैन, पूरे शहर के जो क्राफ्ट का उसे हिसाब किताब रखता था, वो चीफ था। उससे और कायस्थ यानी कि मेन स्क्राइब, जितने भी आपके इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते थे वो कायस्थ से लिखते थे। तो ये क्या करा, शहर में जितने भी टाइप के लोग थे उन सब में से एक एक बंदे को उठा के लीडर बना दिया गया। और इन लीडर्स को कौन हैंडल करता था, ये किन के अंडर में काम करते थे, ये काम करते थे सीधे इन फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर राजा ने रखे हैं, मतलब राजा से ये बात नहीं करते थे, ये अंडर में काम करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स के, यानी कि आपके मिनिस्टर के। तो देखा आपने कि राजा ने कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के सारी पावर अपने इन फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दी। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. जैसा मैंने आपको कहा, एक टाइम पे ये
अच्छी वो थी। अच्छी क्या थी, इससे देश आपका अच्छा चल रहा था, सब कुछ लोग खुश थे, राजा जी मौज ले रहे थे जिंदगी की, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। बट बहुत ही जल्दी एक ऐसा टाइम आ गया कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गए, इतने हो गए कि इन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट मतलब राजा को लात मार के बाहर निकाल दिया और खुद ही पावर राजा बन गए। तो वही जो पुराना बेवकूफों वाला सिस्टम था कि एक राजा सब कुछ करेगा, वही चीज इन्होंने फिर से लाके खड़ी कर दी कि हम राजा और हम सब कुछ संभालेंगे। ठीक है, समझ में आया? बात कर देते हैं अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी की। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट, चैरियट, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो आर्मी पहले की तरह कुछ सोल्जर्स की, कुछ राजाओं की तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें एलिफेंट्स, चैरियट, रथ, कैवलरी, फुट सोल्जर्स, बहुत कुछ था। बिसाइड दीज देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as Samant. Whenever the ruler was weak, Samant tried to become independent. अब देखो, यही चीज जो पहले चल रही थी यही फिर होने लगी। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया, राजा जी जो थे वो अब उस पर तो रहे नहीं, क्या बोलते हैं, लैंड टैक्स तो लेते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो वीक हो गए। तो वीक हो गए तो फिर क्या सिस्टम आ गया, तो उन्होंने क्या सोचा, सामंत, एक सामंत, उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई। सामंत क्या पोस्ट थी, जब राजा के पास लड़ाई करने जाना होता था तो कुछ लोग थे जो अपने अंडर में आर्मी तैयार करते थे, राजा उनसे बात करता था, ये लोग अपनी अपनी आर्मी लेके राजा के साथ चल पड़ते थे। अब राजा के पास पैसे तो थे नहीं देने को, लड़ाई भी करनी है, तो क्या करेंगे, राजा कहता था तुम सबको मैं जमीन दूंगा, क्योंकि राजा की चौड़ थी, राजा के पास जमीन थी, राजा का जमीन दूंगा। अब जमीन राजा खुद बैठ के तो देगा नहीं, तेरी इतनी तेरी इतनी, तो राजा ने इसके लिए पोस्ट बनाई, पोस्ट दे दी समंत की। ठीक है, समंत, समंत नाम की एक पोस्ट बनाई लोगों की। ये समंत जो लोग थे ना, राजा ने बड़े चुन चुन के बनाए कि भाई ये मेरा खास है, ये खास है। तो ये लोग क्या करते थे, राजा के लिए लड़ने लग गए, मतलब ये कोशिश करते थे कि राजा का कम से कम खर्चे में ये राजा के लिए ज्यादा से ज्यादा खुश कर पाए, क्या कर पाए, खुश कर पाए। यानी कि इनके पास काफी पावर आ गई, राजा खुश हो गया, राजा ने कहा यार ये तो मेरा साथ दे रहे हैं, तो कम जमीन में मेरा काम चलवा दे रहे हैं, तो राजा ने इनको पावर ज्यादा दी, राजा आराम फैल के सोने लग गया अपनी रानियों के साथ। तो हुआ क्या, सामंत में भी वही चीज आ गई जो पहले हुआ था कि ये सामंत भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। जैसे ही राजा कभी इधर उधर जाता है या कुछ होता तो ये कोशिश करते कि राजा को हटाओ और खुद राजा बनो। समझ में आ गया सामंत का? इवन आपके जो हरिसेन थे वो सामंत भी थे। और बताओ, और कुछ बचा हरिसेन के बारे में? अब तो पूरा क्लियर हुआ। बात कर देते हैं असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम में आपके साउथ में क्या हिसाब किताब चल रहा था ये भी देख लें। The inscription of the Pallavas mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. तो ठीक है, उस समय क्या थे, छोटी छोटी सभा शहर में बनने लगी थी, यानी कि लोकल असेंबली, जहाँ पे छोटे मोटे शहर के डिसीजन ले लिए जाते थे छोटी छोटी बातों के लिए, कौन राजा तक जाए। ठीक है, जैसे कि सभा, या फिर सभा क्या थी, जहाँ पे ब्राह्मण लैंड ओनर्स, यानी कि सिर्फ एक अच्छी कास्ट के लैंड ओनर्स आके डिसीजन लेते थे। तो असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर और ऑपरेशन मेकिंग रोड्स। इसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाते थे, एग्रीकल्चर के, रोड्स के, लोकल टेंपल, इन सब चीजों के बारे में। द उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। उर कौन सी कमिटी होती थी, जहां पे ब्राह्मण नहीं थे, तो छोटी जो अलग कास्ट थी वो काम करते थे। एंड नगरम वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। और नगरम क्या थी, नगरम एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि सारे बिजनेसमैन थे, और वो अपने शहर में मिलजुल के अपने बिजनेस किस तरीके से चलाना है और क्या उसके डिसीजन लेने हैं, वो उस तरीके की बातें करते थे। तो इस तरीके की कमिटीज बनने लगी, असेंबलीज बनने लगी, जिससे रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स जो थे ये काफी ज्यादा इनके हाथ में कंट्रोल आने लग गया एक पूरे पूरे शहर का। Many of these local assemblies continue to function for centuries. और इस तरीके से ये कई कई सालों तक चलती हैं। इवन आज भी अगर आपको नहीं पता तो जब आपने कोई भी मार्केट जिसमें आप जाते हो, तो अगर आप वहाँ के किसी दुकानदार से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि हर मार्केट, ये क्या है, दुकानें हैं, हर मार्केट में एक क्या होता है, एक असेंबली होती है, हर हफ्ते उनकी मीटिंग टाइप होती है। तो जो कि एक तरह से आज भी वही सिस्टम चला आ रहा है। अब एक तरह से लास्ट टॉपिक में हम आ चुके हैं, जो कि है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, कि आम लोग कैसे थे। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। लेट अस लुक सम ऑफ दीस। अब भाई कैसे पता चलेगा, राजा के बारे में तो लिख दी प्रशस्ति, बड़े लोगों के बारे में तो छाप दिए कॉइन, आम जनता के बारे में कौन लिखा था, राइटर्स ने लिखा था। जैसे कि कालिदास ने अपने तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेज लिखे हैं डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। उसने क्या प्ले लिखा है जिसमें किंग्स के कोर्ट में क्या क्या होता था वो सब। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, व्हाइल वुमेन एंड मेन अदर देन किंग आर ब्राह्मण यूज प्राकृत। तो ऐसे इन प्लेस की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो किंग था और जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते दिखाए जाते हैं, और जो बाकी आम जनता और औरतें थी उनको हमेशा प्राकृत यानी कि आम साधारण भाषा, थोड़ी छोटी भाषा बोलनी सिखाई जाती थी। मतलब संस्कृत वॉज मोर रिस्पेक्टेबल देन प्राकृत। ठीक है,
हिज फेमस प्लेस अभिजन शकुंतलम। आपने शकुंतला की जो स्टोरी पढ़ी है, जो कालिदास का मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले है, इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत। दुष्यंत नाम का राजा था जिसको एक यंग लेडी शकुंतला से प्यार हो जाता है, और क्या उसके बारे में काफी मतलब, और एक फ्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन। इस फिशरमैन का क्या रोल है इसमें, जिसके इसको एक रिंग मिल गई थी, एक अंगूठी मिल गई थी। ये आप कहानी पूरी पढ़ सकते हो, या अपनी मम्मी से पूछना, उनसे अच्छे से आपको ये कहानी कोई भी नहीं सुनाएगा, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डोंट वरी, आप जाओ अपनी मदर से पूछो, और वो आपको बहुत अच्छे से शकुंतला की पूरी कहानी सुना देंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चाइनीज पिलग्रिम फाशियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल। जब चाइनीज फाशियान यहाँ आया था, उसके हमने जो उसने लिखा था उसमें उसने क्या क्या बताया। उसने बताया कि आम जनता में कुछ लोग अनटचेबल ट्रीट करे जाते थे, जो कि हाई और माइटी लोगों ने बना दिए थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। उनसे क्या उम्मीद करी जाती थी, वो शहर के बाहर रहें। और वो लिखता है, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। अगर बाई चांस कोई आता भी था तो वो लकड़ी फेंक के अपने आसपास रखता था, ताकि मतलब वो टच में ना आ पाए। हियरिंग दिस साउंड व्हाट मतलब, जिससे क्या होता था, जिस लकड़ी की आवाज से पीपल लोग समझ जाते थे कि इसका मतलब क्या है, और लोग समझ जाते थे कि भाई इस बंदे से दूर रहना है। एंड बाणा भट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बाणा भट्ट जिसने किसके बारे में लिखा था, आपके लिखा था हर्षवर्धन, हर्षचरित्र में लिखा था ना, बाणा भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। तो उसी ने लिखा है उसकी किंग्स आर्मी के बारे में, कि बस क्या लिखा है, द किंग ट्रैवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जो किंग जो था ट्रैवल करता था बहुत खूब सारे हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ साथ उसके पास क्या था, डेली उसके पॉट्स पैन फॉर गोल्डन फुट स्टूल्स फूड, मतलब वो क्या चलता था। सिंपल सी बात है, जब उसकी आर्मी चलती थी तो आर्मी के साथ साथ पूरा इतना सामान चलता था कि राजा भैया कहीं जाके 6-6 7-7 महीने के लिए सेटल हो सके। समझ रहे हो, दिस ह्यूज आर्मी वाज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम। इसके साथ साथ पूरी पूरी बारात आगे पीछे चलती थी, ढोल नगाड़े बजते हुए चलते थे। ठीक है, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। विलेजर्स को क्या करना पड़ता था, उनको हॉस्पिटैलिटी यानी कि खुशी से उनका स्वागत करना पड़ता था। वो उन्हें गिफ्ट में दही गुड़ फ्लावर्स खाना वाना विलेजर्स को देना ही पड़ता था, मजबूरी थी, और कुछ लोग खुशी में भी देते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट एंड पिटिशन बिफोर हिम। चलते चलते कई बार लोग, राजा मतलब बीच में कहीं रुका है तो राजा अपना दरबार भी वहीं लगा देता था, ताकि आसपास के लोग आए, राजा से अपनी शिकायत दर्ज करें, और राजा उनका वहीं के वहीं हल भी कर देता था। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। आर्मी जहां जहां से जाती थी उस जगह की कई बार ऐसी तैसी कर देती थी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी, हजारों हाथी हजारों घोड़े एक साथ जब चलते हैं तो जगह की तो हालत खराब हो ही जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ बाणा भट्ट ने कहा, द होल वर्ल्ड वाज स्वैलोड अप इन द डस्ट। क्या होता था, धूल से पूरा दुनिया भर जाती थी, मतलब इतनी धूल उड़ती थी। इस चैप्टर का एल्सवेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सब समुद्रगुप्त और आपके ये सब गुप्त डायनेस्टी चल रही थी, नीचे चोला चालुक्यास और पल्लव चल रहे थे, सेम टाइम पे आपका जो इस्लाम धर्म है उसका भी ओरिजिन शुरू हो गया था। तो इस्लाम आपका कब शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में ये हुआ था, एक डेजर्ट एरिया, इट वाज द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। क्या माना जाता है, हब ऑफ कम्युनिकेशन। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड द सेलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड, क्योंकि अरब के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, तो जिससे क्या था, चीजें इधर की उधर ट्रैवल होती रहती थी, बातें इधर की उधर ट्रैवल होती रहती थी। इंडिया और यूरोप के बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड करा था इन लोगों ने। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर बेदुइन्स, ये भी एक तरह के लोग थे, पैस्टोरल ट्राइब्स थे, चरवाहे टाइप लोग। ठीक है, जो कि कैमल्स हार्डली एनिमल्स पे अपना डेजर्ट पे सरवाइव करते थे। तो लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रीजन। उन्हें आपके अल्लाह की तरफ से मैसेज मिला, और उन्होंने क्या नया धर्म शुरुआत करी, इस्लाम धर्म की अरेबिया में। जैसे कि क्रिश्चियनिटी धर्म था, इस्लाम भी एक धर्म था जो कि स्ट्रेस देता था इक्वालिटी पे, यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह, यानी कि अल्लाह के सामने सब समान है। इफ द वन सुप्रीम गॉड, हियर इज अ वर्स फ्रॉम द कुरान द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। और उन्होंने कौन सी बुक भी बताई, कुरान के बारे में भी तभी आया। फॉर मुस्लिम मेन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मेन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मेन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मेन एंड वुमेन, फॉर मेन एंड वुमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, फॉर मेन एंड वुमेन हु humble themselves, for men and women themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guards their chastity, and for men and women who engage in much in Allah's remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and great reward। यानी कि कुरान की एक लाइन है कि इस तरीके के लोग, कौन से लोग, जो कि हमेशा क्या भगवान मतलब अल्लाह को याद करते हैं, जो कि सबके लिए अच्छे रहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए अल्लाह ने क्या
फॉरगिवनेस, यानी कि अल्लाह उन्हें माफ करेगा और उन्हें खूब सारे रिवॉर्ड भी देगा। Within 100 of years, Islam spread to North Africa, Spain, Iran, and India. Arab sailors who were already familiar with the coastal settlement of the subcontinent now brought the new religion with them. Arab soldiers conquered Sindh in present-day Pakistan about 1300 years ago. तो जब एक नया धर्म बना तो लोग तो उससे पहले सऊदी अरेबिया से बहुत जगह ट्रैवल करने जाते थे, बट उसके बाद वो जब जाते थे तो अपने साथ एक नई चीज लेके जाने लगे, वो था उनका नया धर्म, जो कि क्या था, इस्लाम। तो इस तरीके से 100 साल के अंदर इस्लाम काफी ज्यादा फैल गया, लोगों ने काफी इस धर्म को पसंद करा, अपनाया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ, फाइनली इस्लाम का जो पहली आपकी डायनेस्टी जब इस्लाम की भी शुरू होगी तो अरब सोल्जर्स ने सबसे पहले सिंध, जो कि आज के टाइम पाकिस्तान वाला एरिया, इंडस वैली के उधर वाला, सबसे पहले वो कवर करा। उसके बाद फाइनली इंडस जो था आपका इंडिया में, ये लोग अटैक करने लगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ हमने पूरा चैप्टर फटाफट खत्म कर दिया और पढ़ा के मुझको बहुत ज्यादा मजा आया। आप बताना आपको पढ़ के मजा आया कि नहीं आया। मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 6 का, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका मैं इसे फेवरेट बना पाया कि नहीं। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, बट अगर आप 2x में देखा होगा तो मजा आया होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया होगा, लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर मेनी मोर सच वीडियोस। क्लास 6, 7, 8 का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।